सूर्य, तुम्हें भीतर उतारना चाहती हूँ। सह सकोगी तब? कोशिश करती हूँ तो लो। अरे पीछे हट गई। ना ना ना, बस डर गई। डरते ही तो है सब, जान कहाँ पाते हैं। चलो आओ, अब के मुट्ठी भींच लूंगी। तैयार? हाँ बाबा तैयार। लो संभालो, छोड़ना नहीं, उतार लेना भीतर। भीतर उजाला ही उजाला, तपिश और उजाले ने पिघला दिया संताप। घुटन कुंठा छूमंतर हो गए। सूरज तुम कितने अच्छे हो, हाँ सच में बहुत अच्छे। भारती कुठियाला जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। आप शिमला से हैं, आप रंगकर्मी हैं, आप साहित्यकार हैं और समाज के गरीब तबके के लिए आपके दिल में बहुत करुणा है, दया है। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप शिमला से ही हैं तो शिमला उस समय अलग होगा, और आपने किस तरह से आपकी स्कूलिंग की और किस तरह से आप कॉलेज में आई और यूनिवर्सिटी में आई, उसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। मैं शिमला से ही हूँ, जैसे कि आपने बताया। मेरा जन्म शिमला में ही हुआ और एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ थोड़ा साहित्य का माहौल था, लिखने पढ़ने की एक संस्कृति थी। उस माहौल में मैं पैदा हुई और बड़ी हुई। बचपन में ही किताबों के साथ एक लगाव सा हो गया था। उसके बाद कॉलेज स्कूल यहीं से हुआ, यूनिवर्सिटी से भी यहीं पढ़ी। मैं पढ़ाई की मैंने। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? पोर्ट मोर से मैं पढ़ी हूँ। और स्कूल के दौरान ही थोड़ा क्योंकि रंगमंच के साथ तो था, लेकिन डिबेट में जैसे जाना शामिल होना वो भी एक रहा। एक आकाशवाणी के साथ हमारा बचपन के साथ नाता जुड़ गया था। उसने मैं आज मुझे लगता है कि जो भी कुछ एक आपके साथ अच्छी चीज़ें जुड़ती हैं, उसमें मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो हम आकाशवाणी में गए बचपन में, हम वहाँ जाते तो एक बोलने का कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ों में, उच्चारण में, रेडियो में हम नाटक से जुड़े। बाद में थिएटर करने का मौका मिला, एनएसडी नहीं जा पाए, फिर थोड़ा दूसरे और मुड़ गए तो मैंने लॉ की। लॉ के बेस पे मेरी नौकरी लग गई। क्योंकि आप साहित्यकार हैं, कविताएं कहानियां लिखती हैं, आपने लेखन कब शुरू किया? देखिए, जब कोई एक बच्चा किताब पहल उठाता है तो उसके मन में ये विचार तो ऑटोमेटिकली आता ही है कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये 7th में थी, मैंने पहली बार एक कहानी लिखी। तो मैंने अपने फादर को दिखाई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। इसमें उन्होंने, बल्कि वो मैंने संभाल के भी रखी हुई है। तो उन्होंने कहा और इम्प्रूव करो। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, तो एक लिखने के लिए मैंने प्रयास जैसे किया, तो जिस स्तर का मैंने साहित्य पढ़ा था उस स्तर का मुझे लगा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। आपने कौन सी उम्र से लिखना शुरू किया? वही 7th 8th में। पर उसके बाद मेरी जो पहली कहानी आई थी, यहाँ एक भाषा कला संस्कृति अकादमी की तरफ से कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने भेजी थी कहानी। तो उसमें तृतीय पुरस्कार आया था मुझे। वही शायद मुझे लग रहा है कि वही कहानी मेरी एक बचपन में जो लिखी, उसके बाद बहुत गैप रहा, नहीं लिख पाई उस तरह का। अपने नौकरी, परिवार, वो सारी एक प्रायोरिटीज़ थी। बड़े गैप के बाद मेरी पोइट्री अंदर से थोड़ा थोड़ा कभी लिख के नोट कर लेती थी। 2012 में मैंने कहानियाँ लिखी एक साथ। जब फ्लो बना तो मैंने एक साथ लिखी। आपने कौन सी उम्र से लिखना शुरू किया? जहाँ तक मुझे याद है 6th या 7th में थी मैं। उस समय मैंने एक कहानी लिखी थी और वो मैंने अपने पिताजी को दिखाई तो उन्हें लगा कि, उन्होंने एक बड़ा सा लिखा उस पे नोट कि ऐसे ही लिखते रहे तो आगे, बहुत आगे जा सकते हो। पर उनका एक था कि अगर आप लिखना चाहते हो तो कम से कम एक कहानी के लिए तुमको 100 किताबें पढ़नी चाहिए।
और मेरा पढ़ने का तो सिलसिला बचपन से ही था। उसके बाद स्कूल में कोई लाइब्रेरी की किताब नहीं होगी। प्रेमचंद जी को मैंने इतने मोटे मोटे ये सदन, कौन सा सदन था आपका, प्रेम सदन, गोदान, गोदान, गबन, सारे उनके जितने भी थे मैंने पढ़ लिए थे। और उसके बाद मैंने उसके कॉलेज में भी उनकी कहानियाँ पढ़ी आपने, प्रेमचंद जी? कहानियाँ मैंने बाद में पढ़ी। और उनकी कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी? जो उनकी कहानी है वो जो चिमटा कौन सा है, ईदगाह, यस, वो कहानी बहुत अच्छी है। आप उसमें देखिए कि कितना संवेदनशीलता के साथ एक बच्चा उनके लिए लेकर आता है, सोचता है उनके बारे में, दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, लेना चाहता है। वो बहुत अच्छी कहानी है। और भी कहानियाँ हैं उनकी जो मुझे बाद में मैं ये आती, मैंने जब कॉलेज में पढ़ा तो बहुत उस तरह का उपन्यास को पढ़ना, और वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर लिखा गया था, वो अच्छा लगा। और तुम्हारे लिए, उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि 3-4 और उपन्यास मैंने जब उस दौरान पढ़े तो मैं लिखने के लिए भी कोशिश कर रही थी। कहानी मैंने जब लिखी तो यूनिवर्सिटी में शायद मैं थी, तो एक कोई पुरस्कार के लिए कंपटीशन था, वहाँ के लिए मैंने भेजी थी, 3य पुरस्कार मिला था मुझे। आपके कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, 7 या 8 कहानियाँ, कितनी कहानियाँ? मेरी उसमें 12 कहानियाँ हैं। और उस कहानी संग्रह में 2012 के लगभग कुछ 1-2 कहानियाँ पहले की हैं, लेकिन लगभग 2012 के बाद की ही लिखी हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ज़्यादातर कहानियाँ मेरी जो है वो सत्य पर आधारित है। और मतलब ऐसा है कि अनुभव सभी लेते हैं, लेकिन लिखना, उसको लिपिबद्ध करना, वो एक कठिन होता है। तो मेरे एक दोस्त थे, उनके माध्यम से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं, जो विचार आपके दिमाग में किसी भी प्रोसेस को होता है वो ही लिखना होता है। क्योंकि हम जब जीवन जी रहे हैं, कोई एक सिचुएशन में होते हैं, तो सिचुएशन को के आसपास हमारे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर वो चीज़ भी लिखने आ जाए और एक कला की दृष्टि से, तो कहानी एक अच्छी कहानी बन पड़ती है। मेरी कहानियाँ रंगमंच के इर्द गिर्द भी हैं, क्योंकि मैं रंगमंच से जुड़ी रही हूँ बचपन से। आपने बहुत सारे प्ले किए हैं गेटी थिएटर में, और यूनिवर्सिटी में भी प्ले किए हैं, कॉलेज में भी किए हैं, शायद स्कूल में भी किए होंगे। कौन सा जो प्ले है या वन एक्ट प्ले है जो आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसे बार बार करना चाहती थी? बुद्धू का कांटा। सभी को पता है कि सभी जानते हैं, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उनकी कहानी जो उसने कहा था उस पर बात करते हैं। लेकिन बुद्धू का कांटे की चर्चा नहीं होती, जबकि वो भी कांगड़ा के पृष्ठभूमि के आसपास लिखा गया है। और मैंने उसमें भाग्यवती जो मुख्य नायिका का रोल किया था। मैं समझती हूँ कि वो मेरे जीवन में जितने भी मैंने और भी उसमें अभिनय में पात्र जो किया है उनमें बेस्ट था। और मेरे डायरेक्टर ने उस समय मुझसे उपवास रखवाया था। क्यों? कि मतलब एक साधना की तरह कि आप खाएंगे नहीं। हम कहीं हमीरपुर गए थे, रात को भी 2:30 बजे तक रिहर्सल हो रही है। अशोक हंस जी हैं, यहाँ बहुत फेमस रहे हैं, हाँ जी, उनके उसमें मैंने निर्देशन में किया था। और उस नाटक की जो विशेषता थी, उसमें 10 महिला पात्र थे। और शिमला जैसे शहर में 10 महिला पात्र के साथ काम करना, संजय सूद जी थे, आरती थी, वंदना थी, मिताली बोस थी, बहुत सारी और सुनीता थी जिन्होंने उसमें काम किया। मैंने देखा आपने कुछ विज्ञापन फिल्में भी की हैं, उनमें छोटी सी भूमिका है, 1-2 फिल्में, कौन सी थी वो? मैं तो भूल गई थी अभी। हाँ, एक विज्ञापन किया था, ऐसे ही कॉल आ गया था, तो वो थोड़ा उस तरह का विज्ञापन था, मेरी एज को सूट करता था, तो अच्छा उसकी भी बड़े उसमें चला था। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर अच्छा बना था वो, उसको रिकॉग्नाइज किया था बहुत सारे लोगों ने।
आपने एक हिमाचल की महिला लेखकों का एक उनकी कहानियों का संग्रह बागीशा आपने निकाला था। बागीशा नाम क्यों रखा आपने? वागीशा सरस्वती जी का पर्यायवाची नाम है। जब मैं इस पे काम कर रही थी, हमारे यहाँ भाषा कला संस्कृति अकादमी में उस समय सचिव थे करम सिंह जी। करम सिंह जी। हाँ जी, करम सिंह जी। उन्होंने ही सुझाया था कि इस तरह का काम नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला कथाकारों को कोई नहीं जानता है। रेखा वशिष्ठ जी, रेखा डडवाल और भी जितने भी हैं, उषा बंदे मैम, यहाँ पे उन्होंने बड़ा काम किया है और हंस जैसी पत्रिका में भी छपी हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर इतना कोई चर्चा नहीं करता है। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उनकी बात हो, महिला कथाकारों की बात हो, हिमाचली महिला कथाकारों की बात हो। तो मैंने इस विचार के साथ थोड़ा काम किया और इसमें 22 महिला कथाकार हैं जो हिमाचल से हैं, जिनके इसमें नए भी थे, उसमें कुछ स्थापित कथाकार थी। रेखा वशिष्ठ जी स्थापित, रेखा डडवाल जी, और भी मैंने प्रमिला है, बड़ा अच्छा लिख रही नायिका, भी उपन्यास आया उनका, उनकी कहानी भी शामिल थी। प्रमिला ठाकुर। प्रमिला ठाकुर जी, हाँ जी। आपको पूरे संग्रह में जी, किस लेखिका की कहानी ने प्रभावित किया? आपको लगा कि नहीं, शी हैज़ रीच्ड देयर, उनकी कहानी ये उसमें है कुछ ऐसा, जो एक कहानी होती है जो आपको हिट करती है, आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यही कहानी है, आपको लगता है कि आपके साथ ही हो रहा है? इसमें 2 कहानियों की मैं बात करना चाहूँगी। 3 कहानियाँ मैं कह सकती हूँ कि वो रिलेट करूँगी। पहली तो मेरी उषा बांदे मैम टीचर भी रही हैं, उनकी थी स्पेनिश मास करके, बहुत ही वो बाहर की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी कहानी। कोई जैसे बाहर विदेश में रह रहे हैं, दाम्पत्य जीवन, और वो वहाँ आत्मसात नहीं कर पा रही है और रहना पड़ रहा है, लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ता है उस सिचुएशन के हिसाब से। तो वो नहीं इतना कर पाई हैं और वो उस सिचुएशन को लेकर क्या आपको स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। वहाँ आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपको अंग्रेज़ी अच्छी नहीं आती है, तो वो अलग थलग पड़ी हैं कि मुझे नहीं ड्राइव करने नहीं आ रहा, नहीं जा पा रहे हैं सोशल, आप गैदरिंग में नहीं आ पा रहे हैं। तो उस ताने बाने में उन्होंने वो कहानी लिखी थी। और जो दूसरी कहानी थी रेखा वशिष्ठ जी की, वो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन को, बहुत ही सुंदर। वो कैसे उस समय तो मैं अब ये थोड़ा सा मैं क्योंकि एकदम अभी लेटेस्ट इतना नहीं, पर वो मैं बड़ी फैसिनेट हो गई थी जिस तरह से उन्होंने बच्चे के बारे में, वो एक टीचर से सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, और वो उस तरह के टीचर भी एक मतलब कंफर्टेबल नहीं होती वो समझ नहीं पा रही, उन्होंने सोचा नहीं था कि एक स्टूडेंट मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर लेगा। वो जो एक सिचुएशन को उन्होंने कहानी के रूप में पूरा शुरू से लेकर आखिर तक चित्रित किया है, बहुत ही सुंदर। और लॉकडाउन मेरी ही कहानी है। लॉकडाउन, मेरी एक फ्रेंड विदेश में रहती है और वो बच्चों के साथ काम करती हैं। स्टूडेंट कहता है कि कोरोना जो है, मेरा मानना है कि वो मैन मेड नहीं है ये, और इसको किसी ने बनाया है या क्या है। वो कहता कि मैन जो है, ह्यूमैनिटी है, वो ऐसी चीज़ नहीं बना सकता। उसका संवाद, जो टीचर और बच्चे का जो संवाद है, वो ये 3rd या 4th का बच्चा है जो अपनी टीचर से संवाद, वो इस सारी चीज़ से, सिचुएशन से घिरा हुआ है, वो संवाद है उनका उसमें। आपको लिखने के लिए क्या चीज़ है जो प्रेरित करती है? देखिए, लिखना मुझे लगता है कि मैं जो समझ पाती हूँ कि आप ज़बरदस्ती तो नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने पूछा, क्या प्रेरित करते हैं? वो जो सिचुएशन प्रेरित करती है। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी सबके ही जीवन का कुरुक्षेत्र तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ की ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि बाहर से नहीं लगता है कि वो वैसी चीज़ होगी, लेकिन अंदर से वो कितना अच्छा उस सारी चीज़ों को पार करते हुए वो आगे निकल रहा है। मेरी इस जो अभी जो मेरा सफ़र में सभी कहानी है, उसमें एक कहानी है, उसमें वो 21-22 साल में
उसका एक्सीडेंट हो गया था, आर्मी में सिलेक्शन हो रही थी। 21-22 साल का बच्चा, 6 फुट जवान, और वो यहाँ आकाशवाणी में उनकी मदर थी, अकेला था, सर्वाइव तो कर गया। एक्सीडेंट में फादर ही गाड़ी के कोई एक्सीडेंट की बात हो रहा था, वो नहीं बचे। मदर पहले कैंसर से चली गई थी। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर जितना टाइम वो लड़ा, वो ही उसका जीने का एक माध्यम बन गया। आप अगर उससे मिले ना होते, आप व्यक्तिगत रूप से अगर उसको मिले ना होते, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। इतनी फोर्सफुल उसकी वॉइस थी कि वो ऐसी सिचुएशन में, उसका सारा पार्ट डेड था, एक व्हीलचेयर से भी वो बेड पे आ गया था। तो ऐसी चीज़ें कि जिंदगी कैसे कैसे मुकाम पे ईश्वर, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती थी कि कई बार ये लगता है कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। अब कुछ कार्मिक रिलेशन, कुछ ऐसी थ्योरीज का जब हम पढ़ते हैं, अब मुझे लगता है कि कुछ डेस्टिनी भी होती है, शायद पिछले पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कुछ रहा होगा। पर उस समय मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हो गई थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित करती है। उस पर पूरा उपन्यास लिखा जा सकता है। वो एक कला की बात है, वो मतलब एक दिमाग में चलता है, लेकिन आप कितना विस्तार दे पाते हो तो वो अलग चीज़ है। तो एक सिचुएशन को हम विस्तार देते हैं बहुत सारे। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक बहुत बड़ी लेखिका नहीं मानती। मैं एक बस सिचुएशन को जो देख कर थोड़ा बहुत लिख पाई, वो उस तरह से मैं कर रही हूँ। अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक आई है रंगकर्मियों पे, या जो भी शिमला में थिएटर मूवमेंट था या जो भी रहा, उसको लिखने का विचार क्यों आया आपके मन में कि ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए, क्यों लगा आपको? जी, नाटक मेरा पहला प्यार है और NSD में जाने का मुझे बहुत ही दुख लगा था, झटका ही था उस समय। नहीं जा पाई थी जब मैं, और फिर अपनी लाइन चेंज कर दी। लेकिन मैंने नाटक को कभी नहीं छोड़ा। देखने के रूप में, दर्शक के रूप में, कभी समीक्षा के रूप में मैं नाटक के साथ जुड़ी रही। मेरी एक परिस्थिति ऐसी थी कि मेरा घर पास था, तो मैं गेटी में अक्सर नाटक देखने आ जाया करती थी। तो एक मेरी हॉबी के रूप में मैं हमेशा लेखन और नाटक के साथ जुड़ी रही। काफ़ी गैप के बाद मैंने नाटक किया मंच पे, 2 बार किया मैंने, 10 में किया, फिर 14 में भी किया, आषाढ़ का एक दिन में। फिर एक दिन अजय यहाँ शिमला में ही हैं, रंगकर्मी हैं, उनसे जैसे घर से निकलो तो एक गेटी के साथ स्टेयर उतरती है, तो जैसे आपका मंडी हाउस है ना दिल्ली में, वैसे यहाँ नाटक के जितने रंगकर्मी है वो जमावड़ा है उनका, वहीं बैठते हैं। सीढ़ियाँ हैं और पेड़ भी है, सीढ़ियाँ। तो वहाँ मैं घर से निकली और वहाँ से उतर के मैं कहीं जा रही थी, ऐसे दिमाग में आया कि क्यों ना बात करते करते उन्होंने बिठा लिया मुझे। मैंने कहा, मेरे मन में 2-3 दिन से ये विचार आ रहा है, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? बहुत अच्छा विचार है। पर मैंने कहा मेरी थोड़ी लिमिटेशन होगी, सब जगह कलाकारों को तो ले पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने एक पीरियड में रखा, 1970 से लेकर 2022 और 22 तक जितने भी यहाँ के बेस्ट नाट्य निर्देशक थे जिन्होंने गेटी में काम किया था, उनको उस पुस्तक में शामिल किया। उनकी रंगमंचीय यात्रा कि उन्होंने उनके संस्मरणात्मक रंगमंचीय यात्रा। अब देखिए, एक कलाकार जो होता है वो अपने काम में जूझ रहा होता है, उसकी अपनी एक जर्नी चल रही होती है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो संस्मरण लिखे। वो नाटक कर रहा है, उसको अपने 10 झमेलों से उसको फाइनेंस भी करना है, स्टेज भी करना है, फिर डायरेक्शन भी देनी है, स्क्रिप्ट भी लेनी है। उसके बावजूद मेरा ये आग्रह था कि मुझे लगता था कि एक बार जोशी जी ने वर्ल्ड थिएटर डे पे कोई पेपर पढ़ा था, तो उस समय जो अर्ली 90s में जब शिमला बनाई था, उस समय जब थिएटर हो रहा था, उन्होंने उसके बारे में किसी लेडी ने लिखा था। तो मेरे विचार है, अगर लिखा था तभी तो हम पढ़ पाए ना। तो अगर मैं लिखूंगी आज से 50 साल बाद, अगर कोई जानना चाहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो मैंने आग्रह किया सभी से, समय लगा, 2-3 साल लगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पहले नाटक करना है। तो सभी ने तो नहीं, कुछ एक अशोक हंस जी का जैसे नहीं आ पाया, और हमारे यहाँ एक जिनके साथ मैंने शुरू में नाटक किया था, नरेंद्र चौहान जी, उनका भी नहीं आ पाया। बहुत आग्रह के बाद दयाल जी हैं, उनका नहीं आ पाया, बाकी सबने इसमें दिया। आपके इसमें केदार जी, संजय सूद जी, आरती सूद,
उसके अलावा अमला जी यहाँ पे एनएसडी पास आउट हैं, वो भी शिमला से रही हैं। सबके संस्मरण विपिन भारद्वाज जी हैं, दिल्ली में आजकल नाटक पढ़ा रहे हैं। एनएसडी मेरे ख्याल 4-5 तो दक्षा सभी का है, दक्षा उपाध्याय जी का है। जब आप सरकार में थी, उनके लिए काम कर रही थी, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें? देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में मुझे सेक्रेटरी लगाया गया। मेरी थोड़ा सा अलग हटके जर्नी रही नौकरी के दौरान। मैं ढली में सेक्रेटरी लगी थी, तो वो एरिया मर्ज हो गया। यहाँ मुझे प्रॉपर जगह वो एकोमोडेशन नहीं दे रहे थे, और उस समय ये नई योजना आई थी। तो यहाँ पे IAS थी निशा जी, उन्होंने कहा कि भारतीय आपको ये काम देने लगे हैं, ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का, और इसमें फॉर द अपलिफ्टमेंट अर्बन पुअर के लिए था काम, अर्बन पुअर के लिए। तो मुझे कहीं जैसे अंदर से ऐसा था कि मैं कुछ करूं समाज के लिए, बहुत बार लगता था। उससे पहले मैं उमंग फाउंडेशन के साथ भी काम कर रही थी। उसी दौरान मैं 2007 में मैं जुड़ गई थी, 5 में मैं काम कर रही थी, आशादीप के साथ भी जुड़ गई थी। तो मुझे ये लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे काम करना चाहिए। तो उसमें था लोन देना, ट्रेनिंग देना, BPL सर्वे करवाना, बहुत सारे चैलेंजिंग थे। आपका जो सर्वे के लिए जिस तरह का आपको करवाना होता है, तो वो एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसमें पैरामीटर दिए हैं। तो उसमें इकोनॉमिकल पैरामीटर और नॉन इकोनॉमिकल पैरामीटर दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के, तो मेरा अपनी कोशिश होती थी कि अगर लोन में, देखिए बैंक वाले बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो मुझे याद है कि एक सिचुएशन में आपको 16 बैंकों से एक BPL को NOC के लिए जाना पड़ता था। तो मैं DC की यहाँ मीटिंग थी हमारी DLC की, मैंने वहाँ पॉइंट आउट उठाया। मैंने कहा ये क्या मजाक है, 30 रुपये उसके स्टैंपिंग के, 50,000 का लोन देना है, और 30 रुपये हर बैंक के वो खर्च करके जा रहा है, उसकी पूरी दिहाड़ी टूट रही है। मैंने DC साहब के पास ये बात रखी और मैंने कहा ये गलत बात है। फिर उन्होंने उसी दौरान मीटिंग में रखा कि इसमें एफिडेविट के आधार पर, कि मैंने कहीं बैंक से लोन नहीं लिया अभी तक, 15% हम मार्जिन मनी दे रहे हैं, 5% आपका वैसे 15% सब्सिडी दे रहे हैं, 5% मार्जिन मनी जा रहा है, उसके बाद आपने कितना देना है बैंक वालों ने? फिर आप FDR मांगते हैं। बहुत लड़ाई हो जाती थी बैंक में। और जहां मुझे जेन्युइन लगता था, चिट्ठी भेजना एक ऑफिसर के नाते से बड़ा आसान है, आपने स्पॉन्सर कर दिया, आपने बैंक को चिट्ठी लिख दी उसकी फॉर्मेलिटी के साथ। मैं अगर मुझे जेन्युइन लगता था तो मैं खुद जाके बैंक में लोन करवाती थी। ऐसे मैंने 50 केस किए हैं और मैंने गारंटी भी दी है। 3-4 केसेस में मैंने गारंटी दी है खुद, जबकि मुझे ऑफिस में रोका गया कि आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा मुझे पता ही, और वापस आए, नो डाउट वो जेन्युइन थे, वापस आए। आपको गरीबी को देख के क्या लगा? देखिए, अवसर नहीं मिलता, गरीबी की बात डेफिनेशन हिमाचल में उस तरह की गरीबी तो नहीं है। मेरा आज का ये अनुभव है कि लोग कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी हो जाते हैं, कि वो एक स्कीम में, जैसे हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने एक ट्रेनिंग दे दी, एक परिवार के साथ आप जुड़ गए, वो लोग अपने सर्कल में नहीं बताएंगे कि दूसरी ट्रेनिंग में वो उस ट्रेनिंग के लिए दोबारा आ जाएंगे, और ट्रेनिंग में भी। अगर आपको जिस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी जा रही है, आप उससे संबंधित काम तो कीजिए। तो ऐसी, जैसे हम और राज्यों से कंपेयर करें, उस तरह की पॉवर्टी तो यहाँ नहीं है, खाने को सबको मिल रहा है। अर्बन पॉवर्टी की डेफिनेशन में थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगी कि यहाँ जो माइग्रेट लेबर आता है, कोई बाहर से जो आता है और काफ़ी समय से रह रहा है, तो वो अगर उस पैरामीटर में आ रहा है कि वो रह रहा है इतने टाइम से और उसके बन गई है हिमाचली सर्टिफिकेट, लो इनकम सर्टिफिकेट, तो उनको हम कवर करते थे इसके अंदर। तो उस नाते से मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि अभी आज कल परसों नवरात्रे हुए हैं। अब छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। उसने 50,000 का लोन लिया था। मैं कालीबाड़ी गई तो उसने मुझे रोक लिया रास्ते में। उसने बोला मैडम, मैंने उसके बाद
1 लाख का लोन लिया, उसके बाद मैंने 5 लाख का लोन लिया और उसके बाद मैंने 20 लाख का लोन लेके फ्लैट ले लिया है। ऐसी स्टोरी जब सुनते हैं ना, सक्सेस स्टोरी, तो बहुत खुशी होती है। आपकी कविताओं की बात करते हैं। आपका एक संग्रह है सुनो सूर्या, जी यही नाम है शायद? जी 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 जी। आप सूर्य से क्या कहना चाहते हैं? वाई सुनो सूर्या? ये लॉकडाउन के दौरान कविता निकली, अचानक किस समय निकली मुझे कोई याद नहीं है, ध्यान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सूरज पूरे जो ऊर्जा का स्रोत है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, जीवन ही वही चला रहे हैं। उस समय जो जीवन में उथल पुथल हो गई थी कोरोना काल में, शायद उस समय मेरा संवाद जो सूरज से रहा कि सुनो सूर्य, मैं तुम्हें मुट्ठी में भींचना चाहती हूँ, तो वो कहते सह सकोगी ताप, तो मैं उसमें कहती हूँ नहीं, कोशिश करती हूँ। तो वो उस संवादात्मक शैली में लिखा गया एक वो है। मुझे लगता है कि शायद कहीं जैसे हम प्रार्थना ही कर रहे थे कि ये सब कुछ चेंज होना चाहिए। ऐसा कुछ है जो आप करना चाहती थी और नहीं कर पाई? ईश्वर की कृपा से अब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो गई जो मैंने कल्पना नहीं की थी। कई बार आपका संघर्ष लंबा होता है, आपकी सोच भी होती है, और वो हमारे लिए, जैसे हम सोच रहे होते हैं कि डेस्टिनी, कि हम चाहते हैं हमें ये मिले, लेकिन उसकी सोच कुछ और होती है। ईश्वर को मैं बहुत मानती हूँ, उस नज़रिए से मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ मेरी अपेक्षा से ज़्यादा मिल गया, चाहे लेट मिला। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ईश्वर की। और अभी इच्छा तो ये कि स्वस्थ रहें, इस उम्र में स्वस्थ रहें, और एक किताब पे मेरा काम चल रहा है, वो पूर्ण कर पाऊँ। उसके बारे में कुछ बता दीजिए। उसमें ऐसा है कि हिमाचल में, जैसा कि शिमला की भी बात करें, अर्ली जो शिमला बना है, जिस समय यहाँ सबसे पहले देखा गया था, तो एक बस्ती जब बसाने की बात हुई तो राशन कहाँ से आएगा, कोई अंग्रेज़ थे, नाम नहीं मुझे ध्यान में आ रहा है, तो सूद फैमिली ने ही हुशियारपुर से लाके यहाँ राशन प्रोवाइड किया था। और वो 3 थे लोग, निद्दामल और एक और उनके साथी थे। वो लोग बड़े लंबे, पहले तो वो बिलासपुर के रास्ते से आए, नदौन में उनका स्टे था, उसके बाद उन्होंने हुशियारपुर से शुरू करके वो किया। वो सर्वे का एक काम मेरा चल रहा है, एक किताब भी इसमें आई हुई है, और ओरिजिन हमारा राजस्थान से है, तो उस पे मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि इस कम्युनिटी ने, जैसा कि लिखा गया, मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने टाइम में ये राजा थे, लेकिन ये लोग जब इनको मुसलमानों के आक्रमण हुए तो इनकी जो ऐसा भी था कि धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो वो उस दबाव में नहीं आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो पहाड़ों की तरफ चल पड़े। जौहर भी हुए, उसमें महिलाओं ने 1-2 केस ऐसे भी आए हैं, वो मैं आज कल ही पढ़ रही थी, एक सूदावली है उसमें आ रहा था, तो जौहर भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी, अपनी जो ईमानदारी वो नहीं छोड़ी, और पलायन करके बिजनेस कम्युनिटी में, इसलिए कि काम धंधा तो करना था, तो वो बिजनेस कम्युनिटी में यहाँ आ गए। उस शोध को लेकर मैं थोड़ा सा टाई अप और लिंक कर रही हूँ। अलवर से थे कि कहाँ, वो राजस्थान का भी कहाँ आ रहा है, उस पे काम चल रहा है। शिमला आपके लिए क्या है? शिमला मेरे लिए मेरी रंग भूमि है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, सब कुछ शिमला है। पर एक समय में मुझे लगता था, रिग्रेट भी होता था कि मैं बाहर नहीं निकल पाई। ये भी रहता है कि आप बाहर निकलो तो बहुत कुछ और चीज़ें भी आपकी पर्सनैलिटी में जुड़ जाती हैं और आप सीख पाते हो। पर अब लगता है कि शिमला बहुत अच्छा है। अब जिस अवस्था में मैं हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ कि शिमला, आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड में कितने टाउन है जहाँ पैदल चलते हैं आज के समय में, तो उस नाते से शिमला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। भारती कुटियाला जी, आपने हमें समय दिया, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपने बात की और बहुत सारी बातें बताई जो हम जानना चाहते थे, साहित्य के बारे में, नाटक थिएटर के बारे में, अपने बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।